जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है। जिसमें आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और दो ध्रुवीयता से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले MVBI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर बनते हैं, उनका सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बात फिर से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैप्टर 2 का नोट्स वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि आपको सारा का सारा नोट्स जो हम आपको समझाते हैं अच्छे तरह से वो रहता है NCERT बुक पे। तो पहले आप चैप्टर 2 का नोट्स वाला वीडियो देख लीजिए, जिसे थ्योरी कहते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव 100% समझ में आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो होता है ना, टेस्ट क्यूज PDF वगैरह सारा चीज आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, जिसका नाम है टेलीग्राम पर आपको जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, आपको सर्च करना है। या तो उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टेस्ट देना चाहते हैं, चैप्टर 2 का भी टेस्ट देना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। या तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर भी आपको कुछ PDF मिल जाएगा और वहां से भी आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। एक तरह से हम आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फ्री में दे सकते हैं, लेकिन नोट्स, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, VBI केस के और सारा चीज जो है टिप्स वगैरह, वो आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ रुपया लगेगा, उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉल करिएगा तो सोच लीजिएगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कुछ पैसा लगेगा, उसके बाद वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरह से तो आपको 100% समझ में आएगा। कितना? 100% समझ में आएगा। और ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करें, एक बार आप सब फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब बोल रहे हैं कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए। एक टारगेट हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो पहले लाइक कर दीजिएगा, और एक काम आप जरूर कर लीजिएगा, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो टेस्ट होता है। तो टेस्ट आप 100% दीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, क्योंकि ये सब जरूरी है। आपके टेस्ट दीजिएगा तो इससे ये फायदा होगा आपको कि हाँ, हमें और तैयारी करना चाहिए, या मेरा तैयारी अभी लगभग में अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। जब हम आपको बताए हुए थे कि दो ध्रुवीयता मतलब क्या हो, एक हो गया USA और एक था USSR, ठीक है। जिसमें से इसमें समाप्त हो गया, कौन समाप्त हो गया? USSR समाप्त हो गया। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का हुआ। तो ये सब आपको हम किसमें समझाए हुए थे? नोट्स में, जो कि बहुत ही बेजोर तरीका से हम आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। तो नोट्स वाला भी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई महत्व नहीं है। मतलब कि जब द्वितीय विश्व कह सकते हैं, उसके बाद जो आया था कॉन्स्टिट्यूट आया था, तो जिसमें क्या हुआ, एक USSR का क्या हुआ, विनाश हो गया। उसके बाद जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। पहले था कब? जब सिक्योर चल रहा था तब, ठीक है। क्योंकि दोनों विरोधी दल के सैनिक समाप्त हो गए। मतलब कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरफ है USA और एक तरफ है USSR, तो दोनों तरफ के थोड़ा थोड़ा सैनिक इधर का थोड़ा हुआ, और इधर के पूरी तरह से विखंडित हो गए। 15 राज्य थे, ये पूरे के पूरे क्या हुआ, विखंडित हो गए, जो कि हम आपको पहले बताए हुए हैं। हालांकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य विश्व में शांति, सुरक्षा व सहयोग निश्चित करना है, और जब तक यह व्यवस्था लागू न होगा इस आंदोलन की भूमिका न होगी। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है, विश्व में जो हो या जहां पर खतरा उतरा का संदेश आ रहा है, तो वहां पर शांति बनाए रखना, प्लस वहां पर सुरक्षा रखना, और वहां पर सहयोग निश्चित करना है, तब जाके इसका कोई
लागू वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये प्रश्न 1 नंबर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न में कह रहा है कि क्या गुटनिरपेक्ष एक नकारात्मक नीति है, अथवा पंडित नेहरू ने क्यों कहा गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है। इसमें कह रहा है कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है एक तरह से निगेटिव है, सॉरी क्या है, निगेटिव है। तो आपको बताना है कि हाँ सर ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको उत्तर बताते हैं और आप भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो उत्तर में देखिए क्या करा है कि गुटनिरपेक्ष को नकारात्मक नीति नहीं माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात बोला गया है कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसको नकारात्मक मतलब नेगेटिव नहीं माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्र होने वाले देश के सामने कई समस्या थी। जैसे मान लीजिए भारत जो था 1947 से पहले किसके, अंग्रेजों के हाथ में था, मतलब भारत खुद गुलाम था। इंडोनेशिया हो गया, कई ऐसा जो देश है वो क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, एक तरह से कर सकते हैं। और ये कब हुआ था, 1945 के बाद हुआ था शीत युद्ध, जो कि आपको पता है। तो इसमें जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भी कोई देश जो है वो आजाद हुए, तो वो नहीं चाहते कि 1945 से लेकर 1991 तक जो चला था ये शीत युद्ध, इसमें यूएसए और यूएसएसआर जो देख रहे हैं, ये दोनों में से किसी में शामिल नहीं होना चाहता था। तो इसके पास क्या है, समस्या है। किसके पास, जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे वो। जैसे एग्जाम्पल में कौन देश मान सकते हैं, भारत। ठीक है, भारत, इंडोनेशिया और भी कोई देश है वो जान सकते हैं। जहां एक और किसी गुट में शामिल होकर उसके हित शांति का साधन नहीं बनना चाहता था, वही दूसरी ओर उसे दोनों के सहयोगी को भी जरूरत थी। अतः स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति बनाकर अपना विकास चाहता था। अतः गुटनिरपेक्ष नकारात्मक नीति नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो इसकी शुरुआत की गए थे, और इसकी शुरुआत कौन के थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शुक्राणु ने किया था, और भी जो है 2-3 ने मिलकर इसका निर्माण किया था। तो एक तरह से यह निगेटिव नहीं है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर, जिसे रूस आप जानते हैं और इसे अमेरिका के नाम से जानते हैं, अभी वर्तमान में बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए भारत अगर अमेरिका के साथ मिल जाता तो रूस को बुरा लगता, अगर रूस के साथ मिल जाता तो किसको लगता बुरा, अमेरिका को लगता। लेकिन ऐसा जो तीसरा विकल्प भी है, जैसे एक एग्जांपल में आप समझिएगा कि जब भारत आजाद हुआ, क्या हुआ, भारत आजाद हुआ, तो उसके पास 3 विकल्प थे। कितने विकल्प थे, 3 विकल्प। एक जो था वो भारत में मिल जाए, एक था पाकिस्तान में मिल जाए, और एक तीसरा जो था वो स्वतंत्र देश बनाए। इसी तरह से निगेटिव गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो ये स्वतंत्र में 2-3 बच गए, जैसे कश्मीर बन गए थे, ये जहानाबाद, ये सब तो फिर बाद में जाके मिल गए थे भारत में। तो यही विकल्प यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, प्रश्न को आपको डिटेल में समझाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ज्यादा आपको क्या है, मेरी वॉइसों को आपको ज्यादा बढ़िया से कंप्लीटली सुनना है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप हमारा वॉइस अगर बढ़िया से नहीं समझते हैं, हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, तो यह आपके लिए बेअर्थ है, बेअर्थ है एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है 3 नंबर में कि शॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखे। तो शॉक थेरेपी के 2 परिणाम उत्तर में लिखना है कि सोवियत रूस का राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरचरा गया। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या है, सामूहिक कृषि की प्रथा समाप्त हो गई, जिसे सामूहिक सुरक्षा समाप्त हो गई। क्या हुई, समाप्त हो गई, एक तरह से कह सकते हैं शॉक थेरेपी के अंतर्गत। इसमें ज्यादा वो नहीं है, आप सिर्फ 2 परिणाम लिख सकते हैं, 2 ही परिणाम बोला गया है, 2 परिणाम लिख दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करा 4 नंबर में कि शॉक थेरेपी क्या है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। जैसे मान लीजिए इसका जो मुख्य लक्ष्य अच्छा क्या है, देखिए ये जो शॉक थेरेपी है क्या है, शॉक थेरेपी, राइट, ये आदमी शॉक थेरेपी है। और ये कोई देश है या कोई राज्य है या कोई भी हो, ये क्या करता है, इसको गोड़ तोड़ देता है, पैर तोड़ देता है, या कुछ भी कर देता है, उसे जमीन हड़प लेता है, कुछ भी कर लेता है। और फिर क्या करता है, उसका उपचार करता है। मतलब कि जैसे गोड़ टूट गया है तो उसे बैंडेज वगैरह लगा के क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो ये शॉक थेरेपी के अंतर्गत आता है। लेकिन ये नियम क्या है, बहुत ही बेकार, एक तरह से देखा जाए तो क्या है, बहुत ही बेकार है। अच्छे से याद करते हुए चलिए। जबकि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस मध्य एशिया
कि गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को बदलकर पूंजीवादी को परिवर्तन कर दिया। उसे शॉक थेरेपी कहा गया। यह थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित की गई थी। जैसे मान लीजिए कोई देश है, ये तो आपको आघात पहुंचाकर उपचार करना चाहिए, इसका तो अर्थ समझ में आ गया होगा कि किसी का गोर हाथ तोड़ देंगे और फिर उसका उपचार करेंगे, मतलब बैंडेज वगैरह लगाकर वाला करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि जब ये सोवियत संघ जो था, ये सोवियत संघ जिसे आप यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, ये 15 राज्यों में क्या हुआ, विभक्त हो गया, मतलब ये टूट गया बढ़िया से। जिसमें से रूस जो है, रूस तो और मध्य एशिया जो थे, वो क्या थे, गणराज्य और पूर्वी के देशों में साम्यवाद को बदलकर, मतलब साम्यवाद था तो उसमें क्या कर दिया, पूंजीवादी की ओर परिवर्तन कर दिया। उसे शॉक थेरेपी के नाम से हम जानते हैं। लेकिन रूस जो है अभी भी साम्यवादी है, ज्यादा घबराने की बात नहीं। चीन भी आपका साम्यवादी ही है, ठीक है। एक सिर्फ भारत ये क्या है, मिश्रित है। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या करा है। पांचवा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। अब इसमें प्रश्न कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और इसमें किसका किसका योगदान है। तो योगदान के बारे में पूछेगा तब आपको 5 नंबर पूछ लेगा। अगर पूछ लिया जाए कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और इसमें विघटन होने में किसका किसका योगदान है, तो आपको हम बताए हुए थे कि क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव है, इन सब के नेताओं सबका कुछ कुछ योगदान है। कुछ जो सेनाओं पे जो था बहुत ज्यादा खर्च किए थे, परमाणु बम सब वगैरह पर वो ज्यादा खर्च करते थे। लेकिन वो क्या है, जनताओं की डिमांड को पूरा नहीं करते थे। इसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस तरह से आपको 5 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन चलिए उत्तर देखते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के अनेक कारण हैं, जिसमें कुछ प्रमुख है। सबसे है स्टालिनवादी नीतियां की विफलता। ये जो स्टालिनवादी जो नीतियां लाई गई थी, ये विफल हो गई। हम आपको बताए हुए थे, ये स्टालिनवादी फलना चिलना जो भी आपका है, उन सबका एक लाइन से बताए हुए थे, ठीक है। लोगों में आर्थिक असंतोष, हम नहीं जब बताए थे कि इसमें क्या हुआ, ये जो सोवियत संघ है वो परमाणु बम सब बहुत इकट्ठा करने लगा। लेकिन क्या हुआ, ये जो लोग सब है वो उसको कोई चीज का आर्थिक स्थिति का पूरा नहीं करते थे। इसके कारण क्या हुआ, और ज्यादा आक्रोश होने लगा। नक्सलीय राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, मतलब मारपीट जैसे समझ सकते हैं, एक तरह से उसका भी भावना विकास होने लगा। योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया। योग्य नेतृत्व का अभाव हो गया, मतलब कि जो योग्य नेता वगैरह जो हो सकता है कुछ भी, वो सबका अभाव होने लगा। मानव पूंजी की हानि होने लगी। जस्ट इसमें आप समझ सकते हैं सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार का विकास हुआ। आप जानते हैं जब जहां 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 सेवा होता है वहां पर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार जरूर होता है। जैसे अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर अगर आप कोई चीज लेते हैं या पेपर वगैरह लेते हैं तो उस पे ऊपर आपको कमीशन लिया जाता है, कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता है। एक छोटा सा एप्लीकेशन जमा करने जाएगा तो लाओ लाओ 20 रुपया लाओ, तो 20 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या आप सोचे कि ये क्या सोच रहे 20 रुपया, तो आप 20 रुपया के लिए सोचिएगा नहीं, राइट। ये सब होता है ये भ्रष्टाचार का कारण। इसी के कारण क्या हुआ, ये सोवियत संघ टूटना स्टार्ट हो गया, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में क्या करा है कि एक ध्रुवीयता का अर्थ है यह कब प्रारंभ हुआ था। देखिए एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दो ध्रुवीयता पूछेगा तो आपको यूएसए और यूएसएसआर के बारे में बता देना है। तो आप क्या बताइएगा कि यूएसए और यूएसएसआर के बारे में कुछ बता दीजिएगा और लास्ट में बोल दीजिएगा कि जब यूएसएसआर समाप्त हो गया तब अमेरिका सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। तब से एक ध्रुवीयता शुरू हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा और एक ध्रुवीय पूछेगा तभी भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो इसे कितना नंबर मिला, 4 नंबर मिला, अगर आ जाए तो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि एक ध्रुवीयता का मतलब विश्व राजनीति को विश्व राजनीति का एक केंद्र में संग्रहित हो गया। इसकी शुरुआत 1991 में सोवियत संघ के विघटन से प्रारंभ हुआ। देखिए एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, जिसमें से इसे अमेरिका कहते हैं और इसे सोवियत संघ कहते हैं, राइट। सोवियत संघ, ये जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में टकराव चल रहा था, बातचीत चल रहा था, घृणा द्वेष ये सब चलता था। जब ये समाप्त हो गया, क्यों समाप्त हुआ, जो कि हम आप पहले ही बता दिए हैं। तो अमेरिका मात्र क्या बचा, एक ध्रुवीयता बचा, और उन्होंने क्या किया, सभी देशों के राजनीतिक हो गया जो भी हो गया उसको क्या किया, संग्रहित कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया और बोला कि हम सबसे शक्तिशाली है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका का मुकाबला जल्दी नहीं कर पा रहा था उस समय। अभी भी बहुत अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप है एक तरह से देखा, जापान भी बहुत ज्यादा है। भारत के आर्मी जो है ना, आर्मी जो है, आर्मी के मामला में इंडिया में सबसे नंबर वन है अगर देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो, ठीक है। मिसाइल वगैरह में थोड़ा सा अभी पीछे वगैरह है, ये किसका से देखिए
लेकिन आर्मी में बहुत ही अहो से ज्यादा है, मतलब भारत से भी तुमको है दूसरा विदेश में। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर में क्या करें कि भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनी? जस्ट हम आपको बताए हुए थे कि जब भारत नया नया आजाद हुआ था वो नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो, इसीलिए क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया होगा। यही आंसर होगा। देखिए तो उत्तर में क्या करें कि भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति निम्नलिखित कारणों से अपनाई। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर में कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने सभी गुटों से दूर रहना चाहते थे। मतलब कहा जा रहा है कि जिसमें यूएसए और यूएसएसआर जो है ये दोनों से अलग रह जाता है। अब देखिए, अब राजा पहले से आप पे शासन कर रहा है और आप उस चंगुल से बाहर निकल गए, तो क्या आप फिर से वही काम करने जाइएगा? मतलब फिर आप कैद होने जाइएगा? कहिएगा ना सर हम काहे कैद, हम इतने मूर्ख नहीं है कि हम कैद होने जाएंगे। तो वही भारत अपनाया। ठीक है। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि भारत शीत युद्ध से दूर रहना चाहता था, जो कि 1945 से लेके 1991 तक चला था। इसे क्या कहते थे? दूर रहना चाहते थे। भारत अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रूप देना चाहता था। मतलब कि भारत में नहीं हो कि इधर से इधर आने में कोई दिक्कत वगैरह हो, वह स्वतंत्र देखना चाहता था। ठीक है। इस तरह से आपका 7वां पॉइंट भी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। हम भले आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब वही कर सकता है जिसको पढ़ना है। सबसे पहले वो बता देते हैं, जिसको पढ़ना है वो सब्सक्राइब करेगा, नहीं पढ़ना है वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं जिससे कहते हैं कि सर मुझे टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो चैप्टर 1 का हम टेस्ट बना रहे हैं, चैप्टर 2 का भी हम आज या कल टेस्ट बना के कंप्लीट कर देंगे और आपको अवेलेबल रहेगा। कैसे मिलेगा ये हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम क्लास से स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपका यूट्यूब चैनल है वो आपका सर्च करना है गूगल पे। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर आइएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन न्यूज आ रहा है। उसके बाद जस्ट आपको नीचे ऑनलाइन टेस्ट आ रहा है। तो आप मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक दीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी टेस्ट दे दीजिएगा। हर चीज जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है वो भी टेस्ट दे दीजिएगा। ज्योग्राफी का है, मान लीजिए अभी आप पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, 183 बच्चों ने टेस्ट दिया है। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्या करना है, थोड़ा सा नेट स्लो चला है इसके कारण ऐसा हो रहा है। इसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसका नाम लिखिएगा और उसके बाद हो जाएगा। ठीक है। देखिए नाम लिख दिए, जैसे जो भी आपका नाम हो इस पर नेक्स्ट कीजिए। जो भी आपको लगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम क्यों गिरेगा था, तो ऐसे मान लीजिए 1945 लग रहा है, मतलब सही हो गया। ठीक है। इस तरह से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे ऑब्जेक्टिव तो कम से कम फ्री दे दीजिए, तो आपको सेल्फ स्टडी कुंदन हमारे स्टडी मटेरियल दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आपका है। तो आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कीजिए। क्या कीजिए, पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक किए। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें हम सुधार करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर 5 10 जो भी चैप्टर है वो सारा का सारा हम इसमें ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। ठीक है। तो एक बार जाके आप जरूर देखिएगा। अब चलिए हम आगे यहाँ पर प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है कि दूसरा महायुद्ध जिसका समापन क्या है, यहाँ पर समापन नहीं होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समाप्त। दूसरा महायुद्ध जिसका समाप्त 1945 में हुआ था। मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, समाप्त हो गया था, 1945 में हो गया था। इस युद्ध के बाद विश्व के राजनीतिक में दो महाशक्तिशाली देशों का उदय हुआ। इन दोनों देशों के उदय के फलस्वरूप विश्व दो अलग अलग गुटों में बट गया, जिससे अमेरिका पूंजीवादी गुटों में बट गया, नेता बन गया। वही रूस जो है समाजवादी गुटों का। इस तरह दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व का दो राजनीतिक गुटों में बटना दो ध्रुवीयता कहलाता है। जैसे अभी आपको नहीं समझ में आएगा होगा। ठीक है। देखिए क्या हुआ, 1939 से लेके क्या हुआ, 1939 से लेके 1945 तक आपका कौन सा चला है, सेकेंड वर्ल्ड वार चला है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार चला है। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं हुआ था, इसमें तो जर्मनी के बीच में कुछ बातचीत हुआ था, मारपीट हुआ था, ये अलग बात है, उसको हटाइए। अब यहाँ पर मेन मुद्दा है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ था, एक तरफ अमेरिका था, क्या था, अमेरिका, और एक तरफ था सोवियत संघ। ये क्या हुआ 1945 से लेकर 1991 तक चला था। इसके बाद इसका उदय हुआ था, जो कि पहले वाली वीडियो में हम बता दिए हुए। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आगे देखिए 9 नंबर में क्या करें कि एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताएं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसे VBI लिख के जरूर याद कर लीजिएगा कि एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर क्या है। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तिशालियों के रूप में उभरे। उन्होंने अनेक देशों को अपने गुट में शामिल किया। दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध बने रहे जो किसी समय तीसरे महायुद्ध को जन्म दे सकते थे। इसी को शीतयुद्ध कहा गया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीतयुद्ध समाप्त हो गया। अब अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हुआ। दुनिया के देश अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसी को एक ध्रुवीयता की स्थिति कहा जाता है। अब इसमें समझिए, एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता के बारे में समझिए। ये जो कहा जा रहा है, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तब आपको मजा आएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं इसमें समझाने के। देखिए जब क्या हुआ 1945 से लेके 1939 से लेकर 1945 तक दोस्ती विश्व चला था। उसके बाद क्या हुआ था, एक तरफ था अमेरिका, क्या था, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ था सोवियत संघ। ये दोनों के दोनों क्या थे, महाशक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और इन दोनों का क्या हुआ, उदय हुआ। क्या हुआ, उदय हुआ या उभरे कह सकते हैं। और इनमें बहुत सारे देश थे, क्या थे, बहुत सारे देश थे, जो कि कोई अमेरिका की तरफ शामिल हो गया तो कोई सोवियत संघ की तरफ शामिल हो गया। और ये दोनों देशों के बीच में मतलब कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या था, तनावपूर्ण स्थिति था, जैसे घृणा द्वेष बातचीत कर सकते हैं वो था। और ये कभी भी तीसरे महायुद्ध को जन्म दे सकता था, मतलब कि वो कभी भी तीसरा महायुद्ध हो सकता था। लेकिन इसे टाल दिया गया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। नहीं पता था कि 15 राज्यों में विभक्त हो गया। इसी के साथ ही क्या हुआ, शीतयुद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया और बचा कौन, अमेरिका। तो अमेरिका एक ध्रुवीयता की स्थिति कहलाने लगा और इसका जो इर्द गिर्द मतलब कि महाशक्तिशाली का जो है पूरा में घूमना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न में, देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 10वां प्रश्न को, देखते हैं अच्छे से। कह रहा है कि बर्लिन दीवार पर टिप्पणी लिखे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में आपको लिखना है कि शीतयुद्ध के सबसे सरगम दौर में बर्लिन दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। जब हम आपको बताए हुए थे कि ये बर्लिन दीवार है, एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है सोवियत संघ, जिसे आप यूएसएसआर के नाम से जानते थे। ये क्या है, सबसे बड़ा दीवार खड़ी थी इन दोनों के बीच में। ठीक है, और यह दीवार शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। और ये इधर हो गया और इधर हो गया, तो क्या ये शीतयुद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है कि इसे रोक के रखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, 1989 में पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। मतलब कि ये क्या हुआ, ये जो दीवार है इधर से गिराया, क्या हुआ, ये यहाँ का मतलब यूएसएसआर का क्या हुआ, विभक्त हो गया एक तरह से। इसके परिणामी दूसरी दुनिया के पतन और शीतयुद्ध की समाप्ति हो गई। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि यूएसएसआर का समाप्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके थे और जर्मनी का एकीकरण हो गया था उस समय, कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत लाजवाब है, याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रश्न नहीं है, अभी एक 11-12 प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर में क्या कि सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थे। तो सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। सबसे पहले क्या है, घरेलू स्तर पर बहुदलीय प्रणाली का अभाव तथा एकमात्र दल साम्यवादी का अस्तित्व। सोवियत प्रणाली प्रत्येक क्षेत्र में सोवियत विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी देशों का विरोध तथा साम्यवाद के फैलाव व प्रभुत्व की नीति अपनाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। ये आपका 10वां, जो कि कह सकते हैं कि ये सोवियत संघ के विभाजित करने में सबसे बड़ा हाथ इनका भी है। तो 12 नंबर प्रश्न और अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है कि गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव लिखना चाहिए, द्वारा सोवियत संघ में सुधार के दो कारण बताए। ये तो थोड़ा सा बिगाड़ भी दिए थे। कहा जाता है कि 1985 में ये जब अति अपना क्या कहते हैं, 1985 में तो गद्दी पर बैठे और जब वो अपना पद मतलब कि छोड़ दिए तो उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर के समाप्ति भी हो गया, एक तरह से कहा जाता है। उत्तर में देखिए क्या लिखना है कि जब मार्च 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। अभी जस्ट बताए थे कि 1985 में क्या बने, सोवियत संघ, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने मिखाइल गोर्बाचेव। उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी थी। क्या थी, उस समय जो थे क्या थी, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। सारी अर्थव्यवस्था राज्य के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, राज्य के हाथों में थी। तथा देश में लोगों की स्वतंत्रताओं को कुचल दिया गया था। ऐसी स्थिति में
राष्ट्रपति ने लोगों की स्वतंत्रताओं को बहाल करने तथा निजी अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का रास्ता अपनाया। ग्लास नष्ट का अर्थ या समाज को खोलो और पेरिस्टोक ये का अर्थ है आर्थिक व नव निर्माण करो। ये कुछ शब्द बोले हुए थे इसके द्वारा, लेकिन ज्यादा खासकर इनका भी हाथ है मिखाइल गोर्बाचेव का किसमें, सोवियत संघ के विघटन होने में थोड़ा सा कहा जाए तो। ठीक है, तो आज का क्लास जो था वो 12 प्रश्न था, लेकिन देखिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी बच्चों के लिए क्या है, फ्री है। क्या है, फ्री है। वो फ्री रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि हमें नोट्स जो हम आपको पहले वाले वीडियो बताए और आज जो देखे हैं सब्जेक्टिव वो, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो 300 से लेकर हम आपको 500 ऐसा ऑब्जेक्टिव देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, और 100 से लेकर 150 ऐसा सब्जेक्टिव देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट वही आएंगे। क्वेश्चन बैंक देंगे जो कि 2009 से लेके 2023 तक रहेगा। मॉडल पेपर भी मिलेगा 1 से लेके 10 तक, जो कि 5 तक सेट बनाया हुआ रहेगा उसका, और बिहार बोर्ड का, और 5 मेरा ऑफिशियल मॉडल पेपर का सोल्यूशन। ये सारा चीज मिलेगा। तो मोबाइल नंबर मेरा इस नंबर पे है या इस नंबर पे, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके ऑफर के हिसाब से मात्र अभी 200 रुपया लग रहा है, बाद में कितना लगेगा वो कोई फिक्स नहीं है। तो जरूर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट वगैरह के लिए हम आपको बता ही दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट का, वहां पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, अभी के लिए क्या है, बाय बाय, ठीक है।